जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। दोस्तों, आज मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं हमारे केस के सिलसिले में, जो कि कल मैंने बताया था कि लगभग हम केस जीतने वाले हैं। और इस समय सरकार जो सोमवार को एक एफिडेविटों की 10 लाख एफिडेविट दिखाने वाली है, जो आपसे भर्तियों में लिए गए थे, कि ये अग्निपथ में खुश हैं और ये जो केस वाले हैं ये चंदे के लोग हैं। तो उस सरकार के उस हथियार की काट के लिए हमने बताया था कि आप भी दिल्ली हाई कोर्ट के जज के नाम लेटर लिखो, एप्लीकेशन लिखो और उसको पोस्ट कर दो। लेकिन बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा लेटर कैसे लिखें। बहुत से लोग लिख नहीं पा रहे, बहुत से लोग एड्रेस के बारे में। तो मैं आज यहाँ आपको छोटा सा प्रोफॉर्मा बता रहा हूँ कि लेटर कैसे लिखना है, लेटर के अंदर क्या लिखना है और एड्रेस क्या है। वीडियो को पूरा देख लेना। एक तो आप ये देख रहे हो मेरा कॉल, वो एक तो फ़ोन उस पर लगातार कॉल आ रहे हैं। तो एक आदमी क्या करेगा, लगातार कॉल अटेंड, उस पर उठाता हूँ तो इस जो ये फ़ोन है इसका व्हाट्सएप कॉलिंग शुरू हो जाता है। किसी के पास तीसरा फ़ोन है तो उस पर आने लग जाता है। फिर जिसने लिख लिया वो भेज रहा है कि सर इसको चेक करो। फिर चेक करने के बाद में जब मैंने ओके भी लिख दिया तो फिर सर इसको गेरू का है, एड्रेस दो। तो मैं चाहता हूं कि आप अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि कुछ लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन वो अपना आगे का फर्ज नहीं करते। बहुत लोग अच्छे हैं, समझ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उन्होंने चिट्ठियां डाल भी दी होगी। लेकिन जो और आपके भाई लगातार भाई हमें कॉल कर रहे हैं, आपका भी फर्ज होता है कि इस वीडियो को हम आगे शेयर करें और उसमें लिख दें कि भाई सारी चीज़ें बताइए, देख लो। बहुत से लोग तो देखते नहीं और फिर कॉल करते हैं। तो एक आदमी क्या करेगा, किस किस की कॉल अटेंड करूं आप बताओ। फिर वैसे ही मैंने कहा था कि हम जब भी सरकार या कोई भी होती है ना, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी बाहर से आई थी और उसने देखा कि भारत में अलग अलग राजा हैं और यहाँ एक में डिवाइड एंड रूल फूट डालो और हम इस पर राज कर सकते हैं। तो उसी तरह बताया था कि हमारा केस मजबूत है, हमें डिवाइड एंड रूल में नहीं फंसना है। लेकिन कुछ एक लोगों को वो मौका मिल जाता है, भाई रविंद्र सर तो फ़ोन नहीं उठाता, व्हाट्सएप का जवाब नहीं देता, सिर्फ पैसे की बात करता है। तो वो चंद एक लोगों को मौका मिल रहा है बंदर की तरह इधर उधर फुदकने का। तो भैया बाद में फुदक लेना। इस समय हमारी लड़ाई है, साथ दो, साथ नहीं दो तो टांग मत खींचो। हमने जितने भी तीर चलाए हैं, हम चाहते हैं किसी का भी तीर लगे, सिर्फ फैसला बच्चों के हक में आए। बिगाड़ने की कोशिश मत करो, हीरो बनने की कोशिश मत करो। हालांकि उनका भी मैं इस वीडियो में आगे जवाब दूंगा, मैं चाहता हूं वो भी पूरा देख लेना, फुदकने वाले भी। लेकिन पहले मैं मेन टॉपिक पे आ जाता हूं कि एप्लीकेशन याद रखो। फिर कह रहा हूं कि एप्लीकेशन आपने लिखनी है साधारण, चाहे आप सफेद पन्ने पर लिखो, कैसे भी पन्ने पर लिखो, और अपने डाकघर में जाकर दिल्ली हाई कोर्ट को पोस्ट ऑफिस के थ्रू डाल दो। चाहे स्पीड पोस्ट कर दो, चाहे नॉर्मल कर दो। बहुत से लोगों को लग रहा है कि सर आज तो शनिवार के बाद बैंक वो पोस्ट ऑफिस बंद हो जाएगा, कल छुट्टी है और सरकार तो सोमवार को डालेगी, फिर हमारा क्या फ़ायदा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका सोमवार को लेटर पहुंचे, मंगलवार को पहुंचे, बुधवार को पहुंचे, यानी जब तक हमारा फैसला सुनाया जाता है तब तक चाहे सारे लेटर पहुंचते रहेंगे, तो उसकी भी आंखें खुलेंगी कि देख कितने लोग हैं जो न्याय मांगने वाले हैं। यानी जरूरी नहीं कि सरकार सोमवार को दे रही तो हमारे भी सोमवार को, हमारे मंगलवार, बुधवार, कब तक भी 23 तक लास्ट डेट है लगभग फैसले सुनाने की। बीच में छुट्टियां आ रही हैं, हो सकता है आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लगभग 23 मान के चलो। तो आपके कागज पत्र 22 तक, 23 तक पहुंचने चाहिए। उससे पहले पहुंचते तो अच्छा है। तो भगदड़ मच बताओ। सबसे पहले उसका जो एड्रेस मांगते हैं, नेट पर आप निकालोगे मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं मिलना है, जिसको हिंदी में निकला है एड्रेस, तो वो लिखेगा दिल्ली उच्च न्यायालय। हेडिंग में लिखेगा दिल्ली उच्च न्यायालय। उसके बाद जज साहब का अगर आपको नाम लिखना है, माननीय सतीश चंद्र, माननीय न्यायाधीश महोदय सतीश चंद्र शर्मा जी, और नीचे आपको लिखना है नई दिल्ली। आपको पिन कोड लिखना है 110503, यानी 110503, ये है पिन कोड। अब इसमें हिंदी में ही दिल्ली हाई कोर्ट भी लिख सकते हो, दिल्ली उच्च न्यायालय भी लिख सकते हो,
इंग्लिश में जिसको लिखना है दिल्ली हाई कोर्ट, और सेम बाकी नई दिल्ली, और पिन सेम ही रहेगा 110503। समझ में आ गया? ये है एड्रेस। फिर भी कह रहा हूँ नहीं समझ में आता है तो आजकल गूगल में है, लिख नहीं सकते तो उसमें वॉइस कॉलिंग टाइप करो कि हमें गूगल बताइए दिल्ली हाई कोर्ट का एड्रेस क्या है, वो बता देगा। कुछ भी नहीं लिखोगे, सिर्फ इतना लिख दोगे ना, न्यायाधीश महोदय सतीश चंद्र शर्मा जी, दिल्ली हाई कोर्ट, नई दिल्ली, और ये पिन डाल दोगे तो पहुंच जाएगा आपका। एक ही है दिल्ली उच्च न्यायालय, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ सॉरी, उसमें एक बीच में एड्रेस में शेरशाह रोड, नई जो लास्ट लाइन लिखोगे शेरशाह रोड नई दिल्ली, ये आप उसमें ऐड कर सकते हो, शेरशाह रोड नई दिल्ली। ये हो गया एड्रेस। अभी कॉल लगातार आ रहे हैं, मेरे को पता, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने इसलिए साइलेंट भी नहीं किया, बजने दो, ठीक है? मेरी भी मजबूरी समझा करो। आपको जो मोटी हेडिंग लिखनी है, फिर कह रहा हूँ किसी ने इसमें हेडिंग में कुछ भी इधर उधर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां सिर्फ लेटरों की संख्या पहुंचनी चाहिए कि संख्या कितनी हो रही है। सरकार 10 लाख लिखा रही है, भेज रही है, तो हम भी चाहते हैं 10 लाख की पहुंचे। इसमें फेज 3 है। एक फिर मैं बता रहा हूं, एक वो आदमी जो चाहे भर्ती में गया या नहीं गया, सब आदमी ये लेटर लिख सकते हैं, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। जो भर्ती में गया उसको लास्ट में क्या शब्द लिखने हैं, एयरफोर्स वालों को क्या लिखने हैं, ये मैं बता दूंगा। वीडियो को देखते रहना। आपको हेडिंग में जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं, कोई भी पत्र लिखते हैं, किसी भी तरह लिख सकते हो। एप्लीकेशन के तौर पर लिखना है तो ऊपर सेवा में, उसके बाद में आगे जो आता है उसमें लिखना है आपको माननीय न्यायाधीश महोदय सतीश चंद्रा जी, और नीचे लिखना है दिल्ली उच्चतम न्यायालय इस साइड में। जिसको इंग्लिश में लिखना है, नाम हिंदी इंग्लिश में वही आएगा, और नीचे दिल्ली उच्च न्यायालय की जगह दिल्ली हाई कोर्ट लिख सकता है। यहाँ तक का कंप्लीट प्रोसेस हो गया। उसके बाद में विषय को बहुत लोग छोटा बड़ा लिख रहे हैं, किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन टॉपिक है आपका, आपने लिखना है विषय के अंदर पुरानी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराने हेतु, फिर सुन लेना, पुरानी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराने हेतु, और उसी के साथ लिखना है आपके न्यायालय में चल रहे केस के बाबत। समझ गए? फिर सुन लो, पुरानी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराने हेतु आपके न्यायालय में चल रहे केस के बाबत। इसमें केस नंबर अगर किसी को डालना है, अगर हमारा डालना है तो 11012, और किसी का डालना चाहे तो और किसी का डाल देना, WP ब्रैकेट में C 11012। केस नंबर नहीं भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं, जब ये हेडिंग लिख दी तो उनको पता ही है कि पुरानी भर्तियों के सिलसिले में एक ही केस है, और किसी का नंबर डालना है डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपने हेडिंग ये डालनी है। वहाँ सारे पत्र नहीं देखे जाएंगे, मैं आपको बता दूं। कोई लोग रहा है कि मेरा नहीं देखा फलाना, वहाँ सिर्फ वो भी 10 लाख लेके आएंगे तो 10 लाख जैसा आप नहीं देखेगा, उसमें हो सकता है संख्या पूछेगा, या क्या बोलते हैं, ये पूछेगा अपना 2-4 देख सकता है। तो उसी तरह हमारे भी लगातार जाएंगे तो उसमें कुछ देखेगा, और फिर वो लास्ट में बता देगा साहब ये तो लगातार आ रहे हैं, बहुत सारे हैं, तो आपको बहुत सारे बनना है। अब जब आपके यहाँ तक लिख दोगे, उसके बाद नीचे आपने शुरू करना है महोदय। यहाँ एक चीज और बता दूं, जो हमने ये विषय लिखा है, विषय के अंदर जो एयरफोर्स ज्वाइनिंग वाले हैं, वो अगर चाहें तो विषय में जैसे पुरानी भर्ती की प्रक्रिया के साथ साथ पुरानी भर्ती प्रक्रिया में हमारी ज्वाइनिंग के बाबत, या पूरा रिजल्ट वाले वो पुरानी भर्ती में आ जाते हैं, उनको अलग से नहीं निकला, एयरफोर्स रिजल्ट वालों को, और नीचे सेम हेडिंग लिखेंगे। अब विषय में क्या आता है, विषय यहाँ तक कंप्लीट हो गया। एक बात फिर कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि मेरे को बहुत से फोन हो के उनके अटेंड, जिसने डाल दिया इसमें हेडिंग, किसी ने लिख दिया चाहे स्थायी भर्ती के लिए, स्थायी परीक्षाओं के लिए, आर्मी एग्जाम, जो भी लिख दिया, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जो चाहो लिख दो। यहाँ सिर्फ देखा जाएगा आपका नाम, आप किस कारण आप लेटर भेज रहे हो, तो ये ज़्यादा चीज़ें नहीं, सब में एक जैसी होंगी, सिर्फ आपने लेटर में जो एक लाइन लिखनी है नीचे सबको, उसमें जब भी आप लिखोगे, जैसे यहाँ से विषय के नीचे लिखोगे महोदय मेरा नाम ये है, और मैंने मेरी भर्ती इतनी तारीख को देखी थी,
मैंने फिजिकल और मेडिकल पास कर लिया था इतनी से इतनी तारीख को। उसके बाद में लिखित परीक्षा के लिए सरकार ने समय दिया था और फिर उस समय को सरकार कोविड के रूप दे देकर मेरा 5 बार या 6 बार 7 बार मेरा ये कैंसिल होता रहा। और तब तक मैं मेरी एकेडमियों में इसकी तैयारी करता रहा, पैसे खर्च करता रहा। पहले भी मैंने मेहनत की है और फिर अंत में ये अग्निपथ योजना लाकर हमारी ये एग्ज़ाम कैंसिल कर दी है। अब इस विषय को जो एयरफोर्स वाला है अपने हिसाब से डाल देगा, कब से कब तक देखा, कब तक नहीं। उसके बाद में आपने लिखना है कि सर क्या बोलते हैं, एयरफोर्स वाले एयरफोर्स के हिसाब से लिख देंगे। बीच में फिर कह रहा हूँ बीच की रामायण ज़्यादा नहीं देखी जाएगी, सिर्फ आपने लिखना है। इस बीच में आप ये भी लिख सकते हो कि सर कोविड का नाम सरकार ले रही है, लेकिन इसी कोविड में कोल तो भाई इसी कोविड में हमारे ही साथ के और साथियों के पेपर सेना में हुए हैं। हमारे साथ के कुछ ज्वाइनिंग भी चले गए हैं, उनकी अगर आपके पास डेट है, जैसे आप मेरे पास कई बार भेजते हो, तो वो बीच में लिख सकते हो कि मैंने भर्ती 19 में देखी थी, मेरे दोस्त ने, जिसका चाहे नाम का जिक्र कर देना सर, उसने भी मेरे साथ देखी थी, लेकिन उसका हो गया, वो आज नौकरी कर रहा है और मैं उसी के साथ वाला आज वंचित हूँ। इस तरह की कहानियाँ जिसकी जैसी जो कहानी है उसमें लिख सकता है। फिर जैसे मैंने बताया था बीच में कि वो अग्निपथ का जिक्र आएगा, जो डेट आपने जैसे बता दिया, फिर भी प्रॉपर डेट। कई बच्चे बोल रहे कि हम हमारा एडमिट कार्ड डाल दें, तो आप एडमिट कार्ड की कॉपी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं एडमिट कार्ड तो आपका RMDS नंबर लिख सकते हो। भर्ती कहाँ देखी है वो लिखना है, BRO का नाम। बाकी फिर आपका एड्रेस करने की जरूरत नहीं, बस आप अपना नाम लिख दो, पिताजी का नाम। उसके बाद आपको जरूरी नहीं है कि पूरा एड्रेस ABCD पूरा, क्योंकि लेटर भरना नहीं है, आपने समस्याओं को दर्शाना है। बैंड टॉपिक भाई, कब कब भर्ती देखी, आपके साथ का कोई चला गया तो उसको पैराग्राफ वही लिखना है, ताकि उसको दिखे कि हाँ ये पैराग्राफ में क्या है और ये पैराग्राफ में क्या है। उसके बाद लास्ट जब लाइन में लिखेंगे, एक बंदे ने, मैं आपको बता देता हूँ, एक बंदे ने सारी है कहानी तो लिख दी थी, हालांकि उसने बाद में एप्लीकेशन चेंज कर दी। फिर लास्ट में उसने लिख दिया कि हमें अग्निपथ से लेना देना नहीं है, हमें हमें अग्निपथ पसंद है, लेकिन हमें हमारी पुरानी भर्ती चाहिए। अगर इस तरह का कुछ लिख दोगे तो फिर जज साहब बोलेंगे जब अग्निपथ पसंद है तो चले जाओ, फिर दिक्कत ही क्या है। तो आपको स्पष्ट रूप से लिखना है इसमें कि सरकार की जो अग्निपथ योजना आई है मैं उसमें नहीं जाऊंगा, मुझे मेरी पुरानी भर्ती प्रक्रिया चाहिए और स्थायी, हमारी पहले की नोटिफिकेशन के तहत थी, स्थायी मैं सेना में नौकरी करना चाहता हूँ, मुझे अग्निपथ पसंद नहीं है। जो नहीं गए उनको ये लिखना है, जो मजबूरी में चले गए उनको लिखना है कि हमारी तैयारी, हमारा पैसा सब कुछ बर्बाद हो गया, माँ बाप कर्ज में डूबे हैं, हम जब ये सरकार की नई स्कीम आई उसको छोड़कर नई में भी गए, मजबूरी में गए, लेकिन हमें वो पसंद नहीं है। जो वापिस आना चाहते हैं चटकी मत दिखाना। जो आप ये लिख दोगे कि हम साहब वहाँ चले गए थे, लेकिन हमें वहाँ भी कुछ लोग जैसे वहाँ से फैला के साहब हम तो चले गए थे लेकिन हम वहाँ फेल हो गए, अब हम क्या करें, तो बोलेंगे दोबारा मौका ले लो। दोबारा मौका नहीं, अगर जिसका पुराना पेपर है वो ठोस में लिखना कि सर हम मजबूरी में गए थे, लेकिन वहाँ हमारे से एफिडेविट साइन करा लिए गए हैं, मैं पास हो गया, मेरे को वहाँ ज्वाइनिंग इतनी तारीख को है, अगर आप जल्दी फैसला करते हैं तो मेरे बारे में भी सोचें, और मुझे पुराने एग्ज़ाम के लिए ये फौज में अगर मैं चला जाता हूँ तो मुझे छोड़ा जाए। मैं नहीं गया तो मेरे को इतने तारीख तक जाना है, तो उससे पहले मैं मेरी पुरानी भर्ती देखना चाहता हूँ। अग्निपथ हमारी इच्छा नहीं, हमारी मजबूरी है, और एफिडेविट जो हमारे से लिए गए हैं दबाव में या कैसे भी लिए गए हैं, वो सारी चीज़ें लिखना है। फिर अंत में सिर्फ ये लिखना, श्रीमान मैं मेरा गरीब परिवार के बारे में सोचें, और मैं ही नहीं, मेरे जैसे ऐसे हजारों संख्या के लोग हैं। आप आर्मी की संख्या दर्शाओगे तो 1,23,000 आर्मी के बच्चे हैं जो इन चीज़ों से वंचित रहे हैं, उनके बारे में सोचे, उनकी उम्र निकल चुकी है। बहुत से जो कहते हैं कि सर हमारे एक्स्ट्रा जो हमने भर्ती नहीं देखी लेकिन हमारे वो नहीं आई, वो लोग भी लेटर लिखो कि हमारे यहाँ से तो 2-3 साल से भर्ती नहीं हुई, हमारी भी एज बढ़ाई जाए। कलरा, कैशकरी, ट्रेडमैन, ये लोग भी लेटर लिखो। आप मेरा नाम करते हो, आज लिखो ना, आपको मौका मिल रहा है तो। हमने हमारी तरफ से केस में सारी चीज़ें लिखी हैं कि हाँ कहाँ भर्ती नहीं आई, SKT और कलरा, ट्रेडमैन को अभी तक 23 से 25 नहीं की गई, जो चीज़ें हमने वहाँ लगाई हुई हैं। ये अलग अलग जैसे स्पोर्ट्समैन का कोटा था, उनको बुलाया गया है, वो अपनी कहानी अपने अपने उसमें लिखो। हमने ऑलरेडी फिर कहें कि हमने चाहे UCMP की बच्चियाँ हों,
आरटीजीएसओ, स्पोर्ट्समैन, जो जो हमारे पास आया है हमने लगाया है, और हम और भी बना रहे हैं। अभी हम और एक शॉर्ट रूप में एक अपना रिजोइंडर और दाखिल करेंगे कि ये समस्या हमारे सामने है, जिन पर गौर करें चिन्हित करते हुए। तो वो मेरे को जो अवगत है मेरे पास तो हो गई, अब आपके द्वारा लिखा जा रहा है, लिखो। बस इसमें चेंजिंग क्या करने, जो एयरफोर्स का एयरफोर्स कर देगा, जहां आर्मी का आर्मी कर ले, रिजल्ट वाला रिजल्ट कर दे, कहानी कुछ भी लिख देना, अंत में वही आपकी अति कृपा होगी। और वो जो आपका नाम, एड्रेस जो नीचे लिखना है लिख दो, अपने सिग्नेचर करो, और जाकर अपने पोस्ट के पास जाकर, चाहे स्पीड पोस्ट कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो नॉर्मल पोस्ट कर दो, नॉर्मल लिफाफा लो वहीं 2 रुपये का, और एड्रेस लगा के भेज दो। फिर कह रहा हूँ पहुँचना चाहिए कभी तक भी। फिर भी किसी को समस्या नहीं है तो ही कॉल करें, नहीं तो ये लगातार कॉल। फिर कह रहा हूँ कि हर चीज़ों को मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगा, और जो जैसे मैं बीच में बोल रहा था मैं उनका और बता देता हूँ कि कई लोग अभी भी, मैं फिर कह रहा हूँ कि हम डिवाइड एंड रूल में फंसकर वो लोग हमारे केस को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 1-2 लोग हैं, मुझे पता है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन 1-2 लोगों का मनोबल हमारे ही बीच में, जो कुछ लोग यहाँ भी आकर जयकार ताली बजाते हैं, वहाँ भी आकर ताली बजाते, उसके विषय में छोटी सी सिर्फ कहानी सुनाऊंगा। वीडियो लंबा हो रहा है, हालांकि आपको पता होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना, अंग्रेज यहाँ आए थे धीरे धीरे अपना राज्य, तो उन्होंने देखा कि भारत बहुत बड़ा देश है, लेकिन अलग अलग राजा रोज लड़ते रहते हैं, इनको कैसे काबू में किया जाए। एक राजा के पास गए, लालच दिए कि उसको काबू में करेंगे, हम लड़ेंगे और तुम हमारा साथ देना। तो हमारे ही वो उससे लड़ते रहे, हमारे ही कुछ लोग नीचे नीचे उसका साथ देते रहे, उसको जीत लिया। फिर उनको लगा कि तुम्हें राजा बना देंगे, लेकिन फिर इसको भी जीत लिया। तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल का काम किया। तो एक तो वो हो गए जो अलग अलग राजा थे, एक आम पब्लिक थी। वो क्या करती थी, जब वो लड़ते थे ना भाई, 300-400 सैनिक सिर्फ उसके पास थे, क्या बोलते हैं, अंग्रेजों के पास। राजाओं के पास भी 5-5, 7-7 हज़ार की सैनिक थी, लेकिन वो जब गुट बढ़ाकर इधर उधर उसको हरा देते थे तो आम पब्लिक तालियां बजाती थी, वाह अंग्रेज जीत गए, आज राजा जीत गया। बस उनका काम था ताली बजाना ही। तो ताली बजाने वाले लोग मत बनो। उन लोगों को मैं समझा रहा हूँ कि हमारा यहाँ काम क्या है। मैंने शुरू में भी कहा था कि हम लोग अलग अलग, चाहे तीर चला रहे हों, तलवारें चला रहे हों, हमारा काम है कि जिसके लिए लड़ रहे हैं उससे लड़ना। लेकिन यहाँ ये होड़ मची हुई है कि उसका तीर तो खराब है, मेरी तलवार अच्छी है, उसका फलाना खराब है। मैंने तो आज तक किसी को नहीं बोला। मैं तो कभी मजबूरी होती है जब एक दूसरे का जवाब देता हूँ कि ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं। हम तो ये चाहते हैं तीर किसी का भी मिलो, बच्चों के जो जिसके लिए लड़ रहे हैं वो हमारे हक में आए। हीरो खुद नहीं बना जाता है, पब्लिक बनाती है, पब्लिक देखती है कौन क्या कर रहा है। दिखावे से, चिल्लावे से नहीं बनता है। काम क्या हो रहा है कागजों में, जो जज साहब सुन रहे हैं और जो जज साहब फैसला देंगे ना, तब पता चलेगा। आपको मेरे से निजी दुश्मनी हो सकती है, इन बच्चों से मत दुश्मनी लो, इनका बेड़ा गर्क मत करवाओ। हमारे तरह अगर काम करना है, मैंने आज तक मेरा कभी कोई नहीं किया। जो बोलते हैं ना पर्सनल इंटरेस्ट है, वो पर्सनल इंटरेस्ट नहीं भैया, वो पब्लिक इंटरेस्ट है। जब भी कोई चीज़ किसी बहुत ज़्यादा लोगों को इफेक्ट करती है तो उसमें पब्लिक इंटरेस्ट बोला जाता है, पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। पढ़े लिखे होके थोड़ा सा ज्ञान अच्छा से ले लो, इस तरह लोगों को मत बहकाओ। तुम्हें मेरे से समस्या है, बहुत मौका मिलेगा बाद में, लेकिन इस समय दुश्मन हमारा है जिससे हमें लड़ना है, उसके खिलाफ जो तीर चला रहे हो, एक दूसरे का अपने आप ही तलवारों से अपने आप ही मत काटो, नहीं तो वो देख रहा है कहाँ मौका मिले और इनको एक एक को डिवाइड रूल में फंसा के और फिर सबको हरा देंगे। समझ गए तो इतना ही काफ़ी है। बाकी बोलते ना कि मैं वैसे भी बंदरों से या भौंकने वालों से, बोलते हैं ना हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकने से हाथी पे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उस हाथी की, और बोलते हैं ना गाँव में हाथी निकलता है, कुत्ते आते हैं तो भौंकेंगे भा भा, तो हाथी सिर्फ थोड़ा सा घूमता है, बाद में मस्त ताल में चलता है, लेकिन कुत्तों को लगता है कि हम भौंक रहे हैं इसलिए वो जा रहा है। बल्कि जो गांव के लोग हैं वो भी देखते हैं यार कुत्ते इतने भूख रहे हैं, इसका मतलब बाहर कौन है, वो गजराज। ठीक है, बस उदाहरण काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जीतेंगे, लड़ेंगे तो। धन्यवाद।